हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट हाइड्रोलिक मशीन्स, जो कि मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के 202 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। इस वीडियो लेक्चर में आज हम जो हाइड्रोलिक मशीन्स है उसमें एक मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग पंप। इससे पहले के लेक्चर में हमने जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके बारे में डिस्कस किया था, मतलब जो आपका अपकेंद्रीय बल था, पंप था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो कि एक प्रत्यागामी पंप होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक बेसिकली पंप की परिभाषा देखें, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पंप है उस पंप का बेसिकली काम ये होता है कि वो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको द्रव्य ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा में परिवर्तित करने के काम आता है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप हो चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग पंप हो, दोनों का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को द्रव्य ऊर्जा या दाब ऊर्जा में परिवर्तित करने के काम आता है, लेकिन दोनों पंपों में जो क्रिया होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, इसलिए इनका नाम भी भिन्न भिन्न होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में हमने देखा था कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दाब ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तित होती है, तो उसमें अपकेंद्री प्रभाव की वजह से, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी की जो दाब ऊर्जा है वो बढ़ती है, जो कि एक फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो के सिद्धांत पर कार्य करता था। तो उस क्रिया से विपरीत क्रिया होती है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो सबसे पहले हम रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में देखते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप किस प्रकार से होता है और इसके बारे में, इसके जो कंस्ट्रक्शन है या इसकी जो वर्किंग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखें पंप एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को द्रव्य ऊर्जा या दाब ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यदि अपकेंद्री प्रभाव के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को दाब ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो उसे अपकेंद्री पंप कहते हैं। इसके बारे में हम इसके पहले के वीडियो लेक्चर में जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी संरचना, उसकी कार्यविधि, विभिन्न प्रकार के शीर्ष, दक्षता इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आगे कहते हैं कि तथा यदि यांत्रिक ऊर्जा को दाब ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए द्रव को एक सिलेंडर में पिस्टन द्वारा आगे पीछे गति करते हुए प्राप्त की जाए, मतलब यदि द्रव्य ऊर्जा को हम एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के द्वारा पिस्टन की आगे और पीछे की गति के द्वारा प्राप्त करें तो उसे हम प्रत्यागामी पंप कहते हैं। आगे पीछे गति मतलब पश्चाग्र गति होती है जिसे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं। तो ये तो दोनों में डिफरेंस हो गया कि जो दाब ऊर्जा उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जनरली ये जो प्रत्यागामी पंप होते हैं ये जनरली आपके उच्च शीर्ष तथा निम्न विसर्जन मतलब लो डिस्चार्ज के लिए उपयोगी होते हैं। इसके विपरीत जो आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके लिए जो डिस्चार्ज होता है वो अत्यधिक होता है तथा ये कम शीर्ष पर कार्य करते हैं। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ एक प्रत्यागामी पंप का। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रत्यागामी पंप की संरचना तथा कार्यविधि के बारे में, मतलब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसका कंस्ट्रक्शन या उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो इस डायग्राम से हम पहले इसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरली एक रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट ये पूरा आपका जो सिलेंडर, ये पिस्टन और ये भी आपकी ये जो क्रैंक कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म है, मतलब क्रैंक संयोजी दंड यंत्र अभिविन्यास यानी क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड मैकेनिज्म है, वो होता है पहला पार्ट। तो इसमें ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये पिस्टन है और इस पिस्टन से आपकी ये पिस्टन रोड से आपकी कनेक्टिंग रोड जुड़ी हुई है और कनेक्टिंग रोड से ये क्रैंक जुड़ी हुई है और इस क्रैंक को एक शाफ्ट पे माउंट किया जाता है और इसको बाह्य सोर्स से हम क्रैंक को घुमाते हैं। कोई भी आपकी विद्युत मोटर या किसी भी अवयव से हम इसको घुमा सकते हैं। तो पहला पार्ट इसका ये हो गया, पहला अवयव इसका ये हो गया। दूसरा अवयव इसका होता है सक्शन पाइप, ये आपको दिखता है। तीसरा अवयव इसका होता है डिलीवरी पाइप। चौथा अवयव होता है इसका सक्शन वॉल्व और पांचवा अवयव होता है इसका डिलीवरी वॉल्व। तो अगर एक रेसिप्रोकेटिंग पंप के मुख्य भागों की बात करें तो उनमें सिलेंडर, पिस्टन और क्रैंक और कनेक्टिंग रोड अरेंजमेंट होता है, उनमें डिलीवरी और सक्शन पाइप होते हैं, उनमें सक्शन और डिलीवरी वॉल्व होते हैं। तो ये तो बेसिक कंस्ट्रक्शन हुआ। ये जो प्रत्यागामी पंप है उसके कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से अवयव होते हैं। तो
जनरली अगर हम यहाँ पे भी देखें, जो प्रत्यागामी पंप है उसके मुख्य भाग निम्न प्रकार से होते हैं: सिलेंडर में पिस्टन, क्रैंक तथा संयोजक दंड यंत्र विन्यास, यानी सिलेंडर विथ पिस्टन एंड क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड मैकेनिज्म। फिर होता है आपका चूषण पाइप, सक्शन पाइप। तीसरा होता है वितरण पाइप, डिलीवरी पाइप। चौथा होता है चूषण वॉल्व मतलब सक्शन वॉल्व, और पांचवा होता है आपका वितरण वॉल्व, डिलीवरी वॉल्व। तो ये तो इसके मुख्य कंपोनेंट हुए, इसकी संरचना में ये मुख्य अवयव होते हैं। और इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जो वर्किंग है, मतलब एक रेसिप्रोकेटिंग पंप किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में। तो बेसिकली पहले हम इसकी जो कार्यविधि है उसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये डायग्राम आपका अभी भी हमने डिस्कस किया था, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप का है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में बेसिकली क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपका सिलेंडर के साथ सक्शन पाइप होता है, और ये सक्शन पाइप जनरली आपका जो सम्प लेवल मतलब जो आपका संग्रह यहाँ जहाँ आपका जल का स्तर होता है वहाँ से लेके सिलेंडर तक होता है। उसके बाद डिलीवरी पाइप होता है जो कि सिलेंडर से आपके डिलीवरी पॉइंट तक जाता है, और इन दोनों के बीच में एक डिलीवरी वॉल्व और एक सक्शन वॉल्व लगा हुआ होता है। ये दोनों वाल्व आपके वन वे वॉल्व होते हैं, मतलब एक तरफा वॉल्व होते हैं। जो सक्शन वॉल्व में ये जो वॉल्व ऊपर की तरफ खुलता है, और ये डिलीवरी वॉल्व में भी आपका वॉल्व इस जगह से ऊपर की तरफ खुलता है, वन वे होते हैं, नीचे की तरफ ये नहीं होते। तो अगर हम बात करें इसकी वर्किंग मैकेनिज्म की, तो वर्किंग मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे ही ये आपकी क्रैंक है, इस क्रैंक को जब आप रोटेट करवाते हो किसी बाह्य स्रोत से, तो क्रैंक घूमने की वजह से कनेक्टिंग रोड घूमता है, और कनेक्टिंग रोड की वजह से इस पिस्टन में एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन आता है, एक पश्चाग्र गति उत्पन्न होती है। तो बेसिकली देखें तो रोटेरी मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। तो इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन की वजह से जो ये पिस्टन है इस टाइट फिट सिलेंडर के अंदर मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो इसकी पोजीशंस होती है वो क्रैंक की पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो जैसे ही अगर हम माने ये क्रैंक जब ए बिंदु पर पहुंच जाता है, तो ये जो आपकी पिस्टन होता है, ये पिस्टन आपका बिल्कुल दाईं तरफ होता है, यानी बिल्कुल यहाँ दाईं तरफ पहुंच जाता है। और जैसे ही आपका ये ए से वापस सी से वापस ए की तरफ आता है, तो ये वापस इस तरह कंडीशन होती है। तो अगर हम सबसे पहले इसको समझें, यहाँ अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, ये आपका यहाँ पॉइंट था, जैसे ही ये यहाँ ए पे पहुँचेगा, तो ए पे पहुँचने के बाद पिस्टन आपका यहाँ कुछ पहुँच जाता है ऐसे। अब जब ये आपकी जो क्रैंक है वो इस ए से लेके सी तक रोटेट करती है, यानी थीटा की बात करें तो थीटा 0 डिग्री से 180 डिग्री एंगल तक घूमती है। तो इस क्रैंक के इस रोटेशन की वजह से जो पिस्टन है वो इस सिलेंडर के दाईं तरफ मतलब राइट साइड में मूव करता है, और इस राइट साइड में मूव करता है। तो राइट साइड में मूव करते ही इस पिस्टन की मूवमेंट राइट साइड में होने की वजह से इस सिलेंडर में आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये जब इस तरफ गति करने लगता है, यहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ पे आंशिक निर्वात, क्योंकि सकिंग हो जाती है, चूषण हो जाता है, और चूषण की वजह से यहाँ पे आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है। चूँकि जो सम्प है वहाँ पे जो आपका पानी है वो आपका वायुमंडलीय दाब पे है, और यहाँ पे जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, तो पानी स्वतः इसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे एक सक्शन वॉल है जो कि इस पानी को अलाउ करता है इस सिलेंडर में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि ये वन वे वॉल होता है, ये नीचे की तरफ नहीं हमेशा ऊपर की तरफ खुलता है। तो इस वजह से ये जो है लिक्विड इस सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस कंडीशन में जब ये क्रैंक ये वाला पॉइंट सी पर होता है, तो पिस्टन की अरेंज में यानी पोजीशन यहाँ होती है। इस कंडीशन में आपका ये द्रव यहाँ पे भरा हुआ होता है। अब यदि हम वापस से इस क्रैंक की पोजीशन को सी से ए तक लेके आए, या सी से ए तक अगर ये घूर्णन करे, यानी थीटा बराबर 180 से 360 डिग्री तक, तो ये जो पिस्टन जो यहाँ पे था सी पॉइंट पे, अब ये वापस बाईं तरफ गति करना शुरू कर देता है, मतलब इस बाईं तरफ गति करना शुरू कर देता है, जिससे जो इस जल आपका पानी भरा हुआ है इसमें दाब में वृद्धि हो जाती है। एक एक्शन फोर्स की वजह से दाब में वृद्धि हो जाती है, और इस दाब में वृद्धि होने की वजह से ये दाब वायुमंडलीय दाब से कहीं अधिक हो जाता है, जिससे आपका ये पानी डिलीवरी पाइप, क्योंकि इस समय ये आपका वॉल्व सक्शन वॉल्व बंद हो जाता है,
और डिलीवरी वॉल आपका खुल जाता है। तो पानी अत्यधिक दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। तो निम्न दाब आपको जो डिलीवरी पॉइंट है वहाँ पे वायुमंडलीय दाब होता है, वहाँ तक आपका पानी ऐसे गति करता है। तो यहाँ से ये पानी होता हुआ आपका डिलीवरी पाइप तक पहुँच जाता है। फिर वापस रिपीट होती है, वापस से सक्शन होगा, पानी अंदर आएगा, फिर वापस फोर्स लगेगा। तो ये क्रिया कंटिन्यूस होती रहती है। तो जनरली ये जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है ये काफ़ी कम स्पीड पर कार्य करते हैं और इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये तो बेसिक हुई वर्किंग जो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप एक जो प्रत्यागामी रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो करता है। इसको एक बार फिर अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेसिक पर्पस क्या है कि ये पिस्टन का मूवमेंट जो है, अगर इस पिस्टन को हम इस तरफ लेके जाएं तो सिलेंडर में निर्वात उत्पन्न हो जाता है। निर्वात उत्पन्न होने की वजह से ये पानी इसके अंदर एंटर कर जाता है। अब पिस्टन अगर यहाँ है और पिस्टन को वापस इस यानी बाईं तरफ वापस लेके जाया जाए तो ये पिस्टन इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से दाब में वृद्धि हो जाती है और दाब में वृद्धि होने की वजह से ये डिलीवरी वॉल खुल जाता है और ये सक्शन वॉल बंद रहता है। तो पानी स्वतः इस डिलीवरी पाइप तक चला जाता है और जहाँ पे भी हमें जितनी भी ऊंचाई रखनी है वो डिज़ाइन के बेस पे हम इसकी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। तो ये तो बेसिक डायग्राम से ही अगर हम पढ़ें थ्योरी के हिसाब से, अगर हम पढ़ें प्रत्यागामी पंप की कार्यविधि के बारे में, तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो प्रत्यागामी पंप है इसकी कार्यविधि मतलब वर्किंग ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप। प्रत्यागामी पंप एक सिलेंडर होता है, प्रत्यागामी पंप में एक सिलेंडर होता है जिसमें एक पिस्टन आगे पीछे गति करता है। पिस्टन की यह गति क्रैंक और संयोजक दंड यंत्र विन्यास द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें बाह्य स्रोत के द्वारा एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा क्रैंक को ऊर्जा प्रदान की जाती है। क्रैंक की घूर्णन गति द्वारा पिस्टन को पश्चाग्र गति मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्राप्त होता है। ये तो हमने देखा था। इसके बाद अगर हम ये देखें कि प्रत्यागामी पंप कम गति पर कार्य करते हैं। सिलेंडर के एक ओर चूषण पाइप सक्शन पाइप और दूसरी ओर प्रदाय पाइप डिलीवरी पाइप लगे होते हैं। दोनों पाइप सिलेंडर से दो वॉल्व द्वारा संबंधित होते हैं, एक सक्शन वॉल्व और दूसरा डिलीवरी वॉल्व। ये दोनों वॉल्व एक तरफा होते हैं मतलब वन वे होते हैं। चूषण वाल्व चूषण पाइप से सिलेंडर के अंदर पानी को ही भेजता है, मतलब जो इसका वॉल्व का कार्य ये है कि ये केवल एक ही दिशा में होता है, जो कि चूषण पाइप से सिलेंडर में पानी प्रवेश करने के बीच में लगा होता है और ये इस पानी को वहाँ पे अलाउ करता है। और जो प्रदायी वॉल्व होता है वो सिलेंडर से पानी प्रदाय पाइप में भेजता है। दोनों वन वे वॉल्व होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इस क्रैंक की पोजीशन के हिसाब से, तो डायग्राम में भी हमने डिस्कस किया था और यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं। जब क्रैंक घूमना शुरू करती है तब पिस्टन आगे पीछे गति करना शुरू करता है। चित्र के अनुसार जब क्रैंक ए बिंदु पर होता है तब पिस्टन सिलेंडर में अंतिम बाईं लेफ्ट तरफ होता है, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में होता है, मतलब मैक्सिमम जो लेफ्ट साइड हो सकती है वहाँ पर पोजीशन होती है। अब जब क्रैंक बिंदु ए से सी, मतलब हमने डिस्कस किया था थीटा बराबर, हमने ये डिस्कस किया था कि जो थीटा बराबर 0 डिग्री से, थीटा बराबर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घूमती है, तब पिस्टन सिलेंडर में दाईं तरफ गति करता है, जिससे सिलेंडर में आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है। संग्राहक पात्र मतलब संप में पानी वायुमंडलीय दाब में होता है तथा इस दाब में अंतर के कारण पानी चूषण पाइप से चूषण वाल्व द्वारा सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है। दोबारा अगर हम देखें, जब क्रैंक बिंदु सी से वापस ए की तरफ आती है जो कि थीटा बराबर 180 से 360 डिग्री तक घूमती है, तब पिस्टन अंतिम दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर गति करता है, मतलब एक्सट्रीम राइट साइड में होता है सी पॉइंट पर, और फिर वो आपका जो लेफ्ट साइड में मूव करता है मतलब बाईं तरफ मूव करता है तथा सिलेंडर में उपस्थित पानी के दाब को बढ़ाता है, जो कि वायुमंडलीय दाब से कहीं अधिक होता है। इस स्थिति में चूषण वाल्व बंद हो जाता है तथा प्रदाय वाल्व खुल जाता है। दाब बढ़ने के कारण पानी आवश्यक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल हुआ किसी भी आपका जो प्रत्यागामी पंप है, मतलब जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, वो किस प्रकार से आपका कार्य करता है। इसके बाद कई बार क्वेश्चंस में ये डिस्कस किया जाता है कि जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है, मतलब जो प्रत्यागामी पंप है, वो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप से किस प्रकार से भिन्न है। यहाँ कंपैरिजन की बात करें कि जो प्रत्यागामी पंप है और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्री पंप है, उन दोनों में क्या कंपैरिजन है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो एक टेबल से हम इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपका अपकेंद्री पंप तथा प्रत्यागामी पंपों की तुलना किस किस फैक्टर के हिसाब से होती है, मतलब कंपैरिजन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो कई सारे बिंदु के हिसाब से, आधार के हिसाब से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहला है फ्लो, मतलब दोनों पंपों में जो प्रवाह किस प्रकार का होता है। तो अपकेंद्रीय पंप में जो प्रवाह होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक समान प्रवाह होता है।
मतलब जो पानी है वो जो आपके इम्पेलर हैं उसमें बिना शॉक से प्रवेश करता है, बिना भंवर उत्पन्न किए, और सपाट होता है, स्मूथ होता है। लेकिन प्रत्यागामी पंप में जो आपका फ्लो होता है वो एक पल्सेटिंग होता है, स्पंदी प्रवाह होता है। दूसरा अगर हम बात करें पानी की मात्रा, तो जो पानी की मात्रा में हम देखें तो अपकेंद्री पंप जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो अधिक मात्रा को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जो प्रत्यागामी पंप है वो कम मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर हम देखते हैं तीसरा जो इसका पॉइंट है, तीसरा पॉइंट अगर बात करें द्रव मतलब लिक्विड, मतलब किस प्रकार के लिक्विड को लिफ्ट करता है। तो जनरली जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो अधिक श्यान, गाढ़े या गंदगी वाले जो द्रव हैं उनको भी लिफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपका प्रत्यागामी पंप है वो केवल साफ पानी, शुद्ध जल या कम श्यान वाले ही द्रवों को लिफ्ट कर सकता है। चौथा अगर हम बात करें लागत की, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो लागत होती है, प्रारंभिक लागत, वो काफ़ी कम होती है, लेकिन जो आपका रेसिप्रोकेटिंग प्रत्यागामी पंप है उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, जो कि जनरली अपकेंद्री पंप से 4 गुना अधिक होती है। फिर बात करें अगर हम स्पीड गति की, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप उच्च गति पर कार्य करते हैं और जो रेसिप्रोकेटिंग प्रत्यागामी पंप है वो कम गति पर कार्य करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की वो कम होती है, लेकिन जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसकी अधिक होती है। उसके बाद करें फ्लोर एरिया मतलब कितना स्थान घेरता है, तो जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप का साइज रेसिप्रोकेटिंग पंप की तुलना में कम होता है, तो जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो तल क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन की, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की इंस्टॉलेशन आसान होती है, लेकिन जो आपका प्रत्यागामी पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, उसकी इंस्टॉलेशन कठिन होती है। फिर बात करें शीर्ष की, तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके लिए हम ये देखा था पहले भी, ये कम शीर्ष तथा अधिक डिस्चार्ज के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम ज़्यादा शीर्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम देखें टॉर्क के बारे में, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो टॉर्क होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक समान होता है, लेकिन जो आपका प्रत्यागामी पंप है उस केस में जो आपका टॉर्क होता है एक असमान प्रवाह की वजह से टॉर्क आपका असमान हो जाता है। फिर लास्ट अगर हम बात करें इसकी दक्षता की, तो जनरली जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी दक्षता अधिक होती है, और जो आपका प्रत्यागामी पंप है उसकी दक्षता आपकी कम होती है। तो ये जनरली मेन डिफरेंस हैं जो कि एक अपकेंद्री पंप को प्रत्यागामी पंप से अलग करता है या डिफरेंस करता है।